अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और हम स्टार्ट करने लगे हैं पहले लॉ से, जिसका नाम है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसकी पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ़ द टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम, देन दीज टू सिस्टम्स आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। अब इसमें एक टर्म यूज़ हो रही है जिसका नाम है थर्मल इक्विलिब्रियम। अब ये क्या टर्म कहती है हमें? सिंपली आप देखो, इसमें मैं दो सिस्टम ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखो TA और TB, मैंने दो बॉडीज़ ले ली, ठीक है, जिसको मैंने सिस्टम अपना कंसिडर कर लिया है। और फॉर एग्जांपल मेरी जो A बॉडी है उसका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 70 डिग्री सेल्सियस है, और जो मेरी B बॉडी है उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस मेरा टेम्परेचर है। अब देखें इन दोनों में क्या है कि टेम्परेचर डिफरेंस है, मतलब जो A बॉडी का टेम्परेचर है और B बॉडी का टेम्परेचर है, उन दोनों में क्या है? डिफरेंस है, मतलब वो दोनों अलग अलग टेम्परेचर हैं। अब हीट की एक नेचुरल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि वो क्या करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। तो हमारे पास हीट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ, और ये फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक कि इन दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक ऐसा स्टेज आएगा जिस पे A बॉडी का टेम्परेचर 60 हो जाएगा और B बॉडी का टेम्परेचर भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जब दोनों का टेम्परेचर 60 डिग्री हो जाएगा तो इसका मतलब कोई हीट फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि उन दोनों के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, यानी टेम्परेचर का फ़र्क नहीं है। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब जब दो बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम होता है तो उनमें एक क्या होता है, एक कंडीशन पैदा हो जाती है, जिस कंडीशन को हम बोल रहे हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, और उसे हम उर्दू में बोलते हैं हरारती तवाज़ुन। तो अब ये क्या, अब इस लॉ को अगर हम समझे तो कह रहा है कि हमारे पास एक सिस्टम और दो सिस्टम है, वो दोनों सिस्टम जो हैं तीसरे सिस्टम के साथ हरारती तवाज़ुन या थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मतलब क्या है कि A का जो टेम्परेचर है वो ही C का टेम्परेचर होगा, और जो B का टेम्परेचर है वो ही C का टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या कंडीशन फुलफ़िल होती है कि देखें इधर मैंने लिखा है कि A जो है और A और C का टेम्परेचर जो है वो सेम रहेगा, और B और C का टेम्परेचर भी क्या होगा, सेम होगा। तो उससे हमारे पास जो कंडीशन इम्पोज होती है, फुलफ़िल होती है, वो है कि A और B भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो वो ला ये बोल रहा है कि हमारे पास A सिस्टम और B सिस्टम अगर दोनों इस C सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, मतलब क्या है, इन दोनों के टेम्परेचर वही हैं जो कि हमारा C सिस्टम है उसका टेम्परेचर है। अगर उसके साथ सेम है तो वो दोनों सिस्टम आपस में भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ज़ीरोथ लॉ में ये कॉन्सेप्ट बताता है। और जो इम्पॉर्टेंट बात है याद रखने की वो ये है कि ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें किस किस चीज़ का कॉन्सेप्ट देता है? ये कॉन्सेप्ट देता है थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब हरारती तवाज़ुन का कॉन्सेप्ट देता है, और दूसरा हमारे पास ये टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देता है कि टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। तो ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये दो चीज़ें बताता है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला लॉ जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की दो डेफिनेशन है वैसे, लेकिन पहले मैं एक जो मैंने लिखी हुई है पहले उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद में उसकी जो दूसरी डेफिनेशन है जो कि हम जनरली केमिस्ट्री में पढ़ते आते हैं वो भी उसकी डेफिनेशन है। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि हीट जितनी भी हम देते हैं वो वर्क में तब्दील हो जाती है, और जितना भी हम वर्क है वो हीट में तब्दील हो जाता है। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं अभी देता हूँ आपको। इन अ क्लोज सिस्टम द हीट इज सप्लाइड इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है ना। वेरी सिंपल कि हमने जो भी कोई भी हमारे पास जो है सिस्टम है, ठीक है ना, उसको मैंने हीट दी तो वो जो हीट है वो वर्क में तब्दील हो गई। अब इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे आप कह सकते हो आपका हीट इंजन है, जैसे आप पेट्रोल इंजन यूज़ करते हो, ठीक है, वो हीट इंजन है। अब वो बेसिकली कर क्या रहा होता है, आप पेट्रोल डालते हो अपना इंजन के उसमें, पहले तो टैंक में डालते हो ना, उसके बाद फिर वो जाता है सिलेंडर के अंदर। तो पहले आपने फ्यूल टैंक में आपने फ्यूल डाला और फिर वो गया इंजन सिलेंडर में, एंड देन फिर वहाँ वो कंबस्शन हुई इसकी ना, वो जलने का अमल हुआ। तो मतलब क्या है, वहाँ हमारे पास हरारत पैदा हुई, यानी कि थर्मल एनर्जी पैदा हुई, ठीक है, यानी कि हीट पैदा हुई। अब उस हीट को हमने किस में तब्दील कर दिया, वर्क में तब्दील कर दिया। अब वर्क क्या है कि जो आपकी मोटरसाइकिल जितना भी डिस्टेंस कवर कर रही है वो बेसिकली क्या है, वर्क हो रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास हो क्या रहा है कि जो हमारे पास हीट एनर्जी जो कि कंबस्शन यानी कि फ्यूल के जलने से जो हरारत पैदा हुई, उसने क्या किया, हमारी ऑटोमोबाइल को चलाया, मतलब उसमें मैकेनिक काम या मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस किया। तो मतलब इसमें क्या है, हरारत जो है मैकेनिकल वर्क में तब्दील हो गई। अब मैकेनिकल वर्क हरारत में कैसे तब्दील होता है, इसकी बड़ी बेहतरीन एग्जांपल ये है कि आप जब अपने हाथ को किसी भी वाइट बोर्ड पे, किसी भी दीवार पे जब रगड़ते हैं उसको,
जब आप हाथ को रगड़ते हैं तो क्या होता है, कुछ देर बाद आपको ऐसा फील होता है कि आपका हाथ गर्म होने लग गया है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब आप हाथ को रगड़ रहे होते हो तो आप फ्रिक्शन वर्क कर रहे होते हो, ठीक है ना। तो वो फ्रिक्शनल वर्क तब्दील हो जाता है कि इसमें हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी में मतलब जितना आप क्या कर रहे हो, रगड़ रहे हो जितना ज़्यादा और जितनी स्पीड से आप रगड़ोगे उतनी स्पीड यानी उतनी तेज़ी से आपके हाथ जो है आपको गर्म होता हुआ फील होगा। तो मतलब क्या है कि वर्क आपका यहाँ फ्रिक्शनल वर्क हीट में तब्दील हो गया। और हीट से वर्क में कैसे तब्दील होता है उसकी एग्जांपल आपके पास मैंने दी है पेट्रोल इंजन की या हीट इंजन की। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी हमें यही बोलता है कि हीट जो है वर्क में कन्वर्ट हो जाता है और वर्क जो है हीट में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो हो गया। अच्छा, इन इफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अकर्स इन अ सिस्टम देन हीट सप्लाइड इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब जो सेकंड मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन जो बनता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, वो सिंपली क्या बोलता है कि जब भी आप किसी सिस्टम को, जैसे ये सिस्टम है, इसको मैं अगर हीट दूंगा तो इसमें क्या होगा, इसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा और साथ साथ क्या होगा, ये जो हमारे पास पिस्टन लगा है, क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई वर्किंग सब्सटेंस कोई फ्लूइड भरा हुआ है, जब मैं उसको हीट करूँगा तो उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी आएगी और वो क्या करेंगे, इस पिस्टन पे स्ट्राइक करेंगे। जैसे ही वो इस पर लगेंगे आकर तो वो क्या करेंगे, इस पिस्टन को ऊपर ले जाएंगे कुछ फासले की तरफ। ये देखें, पहले ये पिस्टन नीचे था, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारा कोई फ्लूइड था, उसको मैंने गर्म किया तो उसके मॉलिक्यूल्स को अंदर एनर्जी आई, उस मॉलिक्यूल्स ने थोड़ा उसको धक्का लगाया और ये ऊपर थोड़ा डिस्टेंस कवर किया। तो इनिशियल वॉल्यूम इसका V1 था और फाइनल वॉल्यूम हमारे पास क्या हो गया, V2। और वॉल्यूम को उर्दू में हम हुजम कह रहे हैं। ठीक है, तो ये वॉल्यूम का जो चेंज है V2 को मैं अगर माइनस कर दूँ V1 से तो हमारे पास ये डेल्टा V आएगा, जिसे हम बोलें चेंज इन वॉल्यूम। और वर्क का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, P इंटू डेल्टा V यानी कि V2 माइनस V1। एक तो ये हो गया। आगे हमारे पास है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या है, जब भी हम सिस्टम को क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं या कोई भी हमारा फ्लूइड पड़ा है, जब उसको हीट देते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है क्या होता है, एक हरकत पैदा होती है, मूवमेंट पैदा हो जाती है, वो तेज़ी से हरकत करना शुरू कर देते हैं। तो जितनी हम इसको हीट देंगे मॉलिक्यूल्स ये जो हैं वो उतनी तेज़ी से हरकत करेंगे। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर या मॉलिक्यूल्स में क्या है, काइनेटिक एनर्जी पैदा हो गई है। एक किस्म की एनर्जी तो ये है मॉलिक्यूल्स के अंदर। अच्छा, दूसरी क्या है, वो एक पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी बॉडी की वो एनर्जी जो कि उसकी पोजीशन की वजह से हो या उसकी हालत की वजह से हो, जितना वो हाइट पे जितना उसको ऊंचा लेके जाएंगे उतनी उसकी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। इसके अलावा 3 किस्म की एनर्जी और भी हैं, उसका मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ माइक्रो लेवल पे। देखिए, 2 एटम्स जो हैं मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और ये जो मैंने येलो लाइन बनाई है ये बॉन्ड है 2 एटम्स के दरमियान और वो एक क्या बना रहा है, मॉलिक्यूल बना रहा है। अब अगर हम देखें तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स होते हैं वो वाइब्रेट भी कर सकते हैं। जब हम उसको हीट करते हैं तो वाइब्रेट भी कर सकते हैं। वाइब्रेट जैसे आपका मोबाइल वाइब्रेट करता है, इस तरह ये भी हमारे पास क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। तो एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन, तो एक एनर्जी किसकी वजह से, इनकी वाइब्रेशनल मोशन की वजह से इसके अंदर एनर्जी होगी। दूसरा क्या है कि ये ट्रांसलेशन मोशन भी कर सकते हैं। ट्रांसलेशन मोशन से मुराद है कि या तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जैसे मैंने एरो बनाया हुआ, इधर जा सकते हैं, या लेफ़्ट डायरेक्शन में जा सकते हैं, या फिर ये डाउनवर्ड जा सकते हैं या अपवर्ड जा सकते हैं। ठीक है, कहीं भी जा सकते हैं चारों तरफ, अपवर्ड यानी ऊपर भी नीचे भी, और लेकिन एक लाइन में जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम सिंपली बोल रहे हैं ट्रांसलेशन एनर्जी। तो वो क्या है, एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, अब एक और एनर्जी रह गई जो कि है हमारे पास रोटेशन मोशन। अब रोटेशन मोशन से मुराद क्या है कि एक सर्कुलर मोशन, या एक होगी जैसे एक मैं कह सकता हूँ ये एक सर्कल में भी मूव करना शुरू कर देंगे, उसे बोलते हैं रोटेशन मोशन। रोटेशन से मुराद क्या है, सिंपली आप एक अगर आप मैं आपको बोलूँ एक रस्सी लो, ठीक है, रस्सी और उसके एंड में पत्थर बांधो और उसको आप जब घुमाओगे तो वो बेसिकली क्या हो रहा होगा, एक सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन हो रही होगी। तो इस तरह ये मॉलिक्यूल्स भी एक रोटेशन मोशन कर सकते हैं। तो एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन भी हमारे पास एक किस्म की एनर्जी होती है। ठीक है, वो किस वजह से होती है, इनकी रोटेशन मोशन की वजह से। तो अब इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या है कि एक तो मॉलिक्यूल्स की अपनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, दूसरा मॉलिक्यूल्स की अपनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, दूसरा हो जाएगी एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन हो जाएगी जो कि एटॉमिक लेवल पे है, एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन हो जाएगी। उसके अलावा और क्या होगा, एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन भी हो जाएगी। ठीक है, तो इन सारी एनर्जी का जो सम है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी सिंबल जो है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन प्लस एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन प्लस एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन, इन सब का सम होती है इंटरनल एनर्जी। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम ये भी लिखते हैं कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। ठीक है, तो एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही इसको डिस्ट्रॉय यानी तबाह किया जा सकता है। इसको हाँ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील किया जा सकता है।
तो ये भी एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट है, जो आप करना चाहें, जो आपको ईजी लगे। बहरहाल मैथमेटिकल इक्वेशन आपने इसकी याद रखनी है। अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दो साइंसदानों ने पेश किया और दोनों साइंसदानों की स्टेटमेंट को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही कहा जाता है। और दोनों साइंसदान ने बात बेशक अलग अलग की है, लेकिन उनका जो मतलब है, जो मतलब अखज़ हम करते हैं, वो सेम ही है। अब केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आती है। अच्छा, इससे पहले जो मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें किस चीज़ का कॉन्सेप्ट देता है? इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट देता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कोई जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस चीज़ का कॉन्सेप्ट देता है, तो आपने सिंपली बताना है कि ये हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम का और हमारे पास किसका देता है? टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देता है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस चीज़ का कॉन्सेप्ट देता है? हमारे पास इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट देता है। और अगर कोई पूछे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस चीज़ का कॉन्सेप्ट देता है, तो ये हमारे पास लिमिट बताता है कि हम कितनी हीट एनर्जी को वर्क में तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। कितने अमाउंट हीट की हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और वर्क की हीट में तब्दील कर सकते हैं। और ये बेसिकली हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ इंट्रोपी, मतलब इंट्रोपी का जो प्रिंसिपल है, ये इंट्रोपी का जो भी टर्म है, वो ही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूस कराता है। तो ये केल्विन प्लैंक क्या बोलता है? इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी डिवाइस दैट ऑपरेट्स इन अ साइकिल टू रिसीव द हीट फ्रॉम सिंगल रिजर्वायर एंड प्रोड्यूस एन इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क। सिंपली यार ये बोलता है इसमें, देखें केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को अगर मैं समझाना चाहूँ तो मैं एक हीट इंजन की एग्जांपल लेता हूँ। और हीट इंजन की चूँकि मैं आपको पहले एग्जांपल दे चुका हूँ। हीट इंजन में होता क्या है कि हमारे पास आप फ्यूल इंटर करते हैं। अब फ्यूल जब जलता है तो हमारे पास क्या होता है? हाई टेम्परेचर या थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो वो जो सोर्स है, आप समझ लो यहाँ कंबस्टन हो रही है और ये आपके इंजन के अंदर हो रही है, और उसका टेम्परेचर लगभग आप चलो 350 कर लो या 400 कर लो, जितना भी कर लें, ठीक है। मैंने एक अजम्पशन ले ली है, उसका टेम्परेचर इतना हो गया, उसे हम बोलते हैं सोर्स। सोर्स से मुराद सिंपल ये है कि जहाँ से हम टेम्परेचर ले रहे हैं या जहाँ से हमें एनर्जी रिसीव हो रही है, जहाँ से हमें एनर्जी या टेम्परेचर ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा टेम्परेचर, ठीक है, सिस्टम को मिल रहा है। अब वो हमें मिलने के बाद हुआ क्या कि वो चला गया सिंक के पास। सिंक हमारे पास क्या है? अब आपका मोटरसाइकिल का एग्जॉस्ट होता है, जहाँ से आपकी एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल रही होती हैं, और आपने देखा होगा वहाँ पे अच्छा खासा टेम्परेचर होता है, बट लोअर टेम्परेचर होता है। तो जहाँ हीट बाहर निकल रही होती है, यानी जहाँ से हीट रिजेक्ट हो रही होती है, खारिज हो रही होती है, उसको हम बोलते हैं सिंक। और जहाँ से हमारे पास हीट आ रही होती है, जहाँ से रिसीव हो रही होती है, उसे बोलते हैं हम सोर्स। अब ये मैंने क्यों बताया क्योंकि इसने केल्विन प्लैंक ये बोलता है कि भाई देखें, हमारे पास सोर्स से हीट आ रही है, अब वो सारी हीट जो है वर्क में तब्दील नहीं होगी, कुछ ना कुछ हीट का ज़या या डिग्रेडेशन, या हमारे पास कुछ ना कुछ एनर्जी ज़ाया करना पड़ेगी, हीट एनर्जी, तभी पॉसिबल है हमारे पास वर्क डन हो। अगर हम पूरी हीट एनर्जी को वर्क में तब्दील कर दें तो ये हमारे पास इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। ज़रूरी है कि हमें क्या करना पड़े? कुछ ना कुछ हीट बाहर रिजेक्ट करना पड़े। इसी वजह से आपके हीट इंजन में कुछ ना कुछ हीट बाहर जाती है, क्योंकि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने एक लिमिट बना दी है, लिमिट लगा दी है, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट सिंपली क्या है कि हमारे पास हाई टेम्परेचर से अगर कोई साइक्लिक डिवाइस है, अगर वो एक हीट सोर्स से, मतलब एक ही हीट सोर्स से टेम्परेचर से हीट लेती है और वो उसको पूरे का पूरा कन्वर्ट कर देती है, तो ये उस साइकिल के लिए इम्पॉसिबल है, उसके लिए नामुमकिन है। मुमकिन क्या है कि वो कुछ ना कुछ हिस्सा उस हीट एनर्जी का वर्क में तब्दील करेगी, और जो बाकी हिस्सा हीट एनर्जी का होगा या हरारत का होगा, वो कुछ ज़ाया करेगी। ये हमारे पास है केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट। अब केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट जो है वो हीट इंजन पे बेस कर रही होती है, दैट्स वाई मैंने आपको हीट इंजन की एक एग्जांपल दी। अगर मैं अब बात करूं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, तो इसमें क्लासियस स्टेटमेंट आ जाती है। अब क्लासियस स्टेटमेंट जो है बेस कर रही होती है रेफ्रिजरेटर पे। अब रेफ्रिजरेटर आपका जिस पे आप चीज़ें ठंडी करते हो, क्या बोलता है? इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी साइक्लिक डिवाइस दैट ऑपरेट्स इन अ साइकिल एंड ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम कूल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी। अब देखें, ये हमारे लिए आपको पता होगा, ज़रूरी भी है, और ये आपको समझना भी चाहिए कि हीट जो है नेचुरली कैसे फ़्लो करती है कुदरती तौर पे हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। लेकिन अगर मैंने उसको लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ पहुँचाना है, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ पहुंचाना है, तो वो खुद ब खुद नहीं पहुंचेगी, मुझे कुछ ना कुछ उस पर वर्क करना पड़ेगा। इसकी एग्जांपल बेस्ट ये है कि देखें, जब पानी को आपने ऊंचाई में पहुंचाना होता है, यानी कि नीचे से ऊपर तक, तो आप पंप लगाते हो। लेकिन जब पानी ऊंचाई से नीचे लाना होता है तो सिंपली आप एक टैप खोल दो, तो पानी ग्रेविटी की मदद से खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। तो ये तो नेचुरली पानी हाई हेड से लो हेड की तरफ आ रहा है,
लेकिन जब आपने लो हेड यानी नीचे से ऊंचा उसको पहुंचाना होता है तो आप खुद ब खुद वो पानी नहीं जाएगा, आपको कोई ना कोई ऐसी डिवाइस लगाना पड़ेगी जो कि उसके ऊपर वर्क करेगी। और वो डिवाइस कौन सी होती है? पंप होती है, ठीक है। तो पंप क्या करता है? वर्क करता है और उस वर्क एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में तब्दील करता है और हमारे पानी को ऊंचाई की तरफ पहुँचा देता है। तो यही प्रिंसिपल हमारे पास क्लासियल स्टेटमेंट में होगा कि हम क्या करेंगे, लोअर टेम्परेचर से हम हीट निकालेंगे, जिसका टेम्परेचर कम होगा उससे और हीट निकालेंगे और हम पहुंचा देंगे सोर्स को, यानी कि जिसका टेम्परेचर ऑलरेडी हॉट होगा हम हॉट की तरफ पहुंचाएंगे। तो ये ठंडा टेम्परेचर यानी कूल टेम्परेचर से हमने हीट ली और हमने जो हॉट बॉडी है उसकी तरफ पहुंचा दी, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिकली तो नहीं होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है ना। हीट इंजन में तो हमें वर्क मिल रहा था, वो आपकी गाड़ी चल रही थी, बट रेफ्रिजरेटर में आपके पास क्या होगा, वर्क देना पड़ेगा। अब इसकी बेहतरीन एग्जांपल तो मैंने रेफ्रिजरेटर दे दी, लेकिन वर्क डन आप क्या कर रहे हो, देखो जब आप रेफ्रिजरेटर चलाते हो तो आप इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन करते हो, जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन करते हो तो आपका कंप्रेसर चल पड़ता है, और जब कंप्रेसर चल पड़ता है तो आपकी पूरी रेफ्रिजरेशन साइकिल चल पड़ती है। और आपने देखा भी होगा कि आपके जो कंपार्टमेंट जहाँ आप चीज़ें ठंडी करते हो वो ठंडा इलाका होता है, और अगर आप रेफ्रिजरेटर के पीछे जाओ तो आपको वहाँ हीट महसूस होती है, तो वो गर्म इलाका है। तो कर क्या रहा है, वो हमारी जो चीज़ें हैं यानी कि उस जो ठंडा इलाका है और एक गर्म इलाका है, मतलब क्या है कि ठंडी चीज़ यानी ठंडे जो भी इन्वायरमेंट है जहाँ कूल टेम्परेचर पे बॉडी है वो क्या जा रही है, हॉट टेम्परेचर की तरफ जा रही है, यानी बाहर की तरफ रिजेक्ट हो रही है हीट, और वो किसकी मदद से हो रही है, कंप्रेसर की मदद से, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो हीट है वो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ खुद ब खुद नहीं जाएगी, हमें कुछ ना कुछ उस पर एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। ये साइकिल के लिए इम्पॉसिबल है। पॉसिबल क्या है कि उस पर कुछ ना कुछ हम वर्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हीट ट्रांसफ़र कर देगा। ये हमारे पास लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपना इसमें कुछ और चीज़ें हैं जिसमें हम लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल, इंशाल्लाह सी सून। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर।